सीरिया में तुर्की का अगला कदम अब क्या होगा? दोस्तों, बशर अल असद की सरकार का सीरिया की राजधानी दमिश्क में कुछ ही दिनों में पतन हो गया, जो तुर्की के लिए पूरी तरह चौंकाने वाला नहीं था। सीरियाई सेना ने ज्यादा विरोध नहीं किया, यानी विद्रोहियों के खिलाफ ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी जितना लड़ना चाहिए था। यानी ये कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा तालिबान के साथ हुआ था। और तुर्की के अधिकारियों को पहले से लग रहा था कि असद की सरकार गिरना तय है, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पिछले महीने तुर्की ने हयात तहरीर अल शाम HTS से जुड़े विद्रोही गुटों को केवल सीमित ऑपरेशन की इजाजत दी थी। इसका मकसद असद और उनके ईरानी सहयोगियों पर दबाव बनाना था। हालांकि अलेप्पो का अचानक कब्जा सबके लिए अप्रत्याशित था। यह कदम सीरियाई सरकार द्वारा इदलिब में रिहायशी इलाकों पर बार बार हमले करने और लोगों को तुर्की सीमा की ओर भगाने के कारण उठाया गया। सही वक्त भी मददगार साबित हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त था और ईरान व हिजबुल्लाह इजराइल पर ध्यान दे रहे थे। और इसी दौरान अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का समय चल रहा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 1 महीने के बाद पद संभालना था। इसी बीच तुर्की ने सीरिया के एक छोटे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके ताल रिफात को सुरक्षित करने के लिए एक छोटी सी सैन्य अभियान की योजना बनाई थी। इस दौरान हयात तहरीर अल शाम HTS ने भी अपना हमला शुरू किया, लेकिन जो कार्रवाई केवल सीमित दायरे में शुरू की गई थी वो अचानक बड़े अभियान में बदल गई। सिर्फ 11 दिनों में कई शहरों पर कब्जा कर लिया गया। इसने तुर्की को सीरिया में सबसे बड़ी ताकत बना दिया। तुर्की ने इस अभियान के बाद सीरियाई सरकार और विपक्षी गुटों के बीच बातचीत पर जोर दिया ताकि देश के प्रशासन और संस्थानों को बचाया जा सके। हयात तहरीर अल शाम HTS के नेता अहमद अल शरा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सीरिया की सरकारी व्यवस्थाओं को जैसे का तैसा रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकारी संस्थानों को नहीं बदला। उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने रूस के साथ बातचीत की पेशकश की है और ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षित रखा है, यानी उन्हें किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने नहीं दिए। सीरियाई क्रांतिकारी और विपक्षी ताकतों के गठबंधन के पूर्व अध्यक्ष खालिद खोजा का कहना है कि तुर्की ने इस ऑपरेशन में शुरुआत से ही अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने मिडिल ईस्ट आई को बताया, ये क्रांति बहुत ही साफ और योजनाबद्ध तरीके से हुई। ऑपरेशन की शुरुआत से लेकर हर कदम तक तुर्की का असर साफ नजर आता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अक्टूबर में कहा था कि जल्द ही एक अच्छी खबर आएगी जो तुर्की के दक्षिणी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगी। खालिद खोजा ने तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और दूसरे बड़े अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी समझदारी से रूस को इस नई सीरियाई व्यवस्था में शामिल किया। उन्होंने बताया कि हयात तहरीर अल शाम HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने जो कदम उठाया, जैसे अंतरिम सरकार बनाना और शांति का माहौल बनाना, वो वही विचार है जिन पर सीरियाई विपक्ष ने सालों तक रूसी अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। खालिद खोजा ने कहा, जुलानी अपनी सोच के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे किसी बड़े रणनीतिकार का हाथ है। तुर्की लंबे समय से हयात तहरीर अल शाम HTS पर अपनी पकड़ बनाए रख रहा है। 2017 में अस्ताना समझौते के बाद जब तुर्की ने इदलिब में संघर्ष रोकने के लिए अपनी सेना भेजी थी, तब से जुलानी का रुख धीरे धीरे नरम हुआ है। SETA थिंक टैंक के जान अकुन नाम के विशेषज्ञ ने कहा कि तुर्की ने हमेशा सीरियाई विपक्ष का समर्थन किया है, चाहे वो आर्थिक मदद हो या राजनीतिक, लेकिन इसके लिए तुर्की को बहुत नुकसान भी सहना पड़ा है। जान अकुन के मुताबिक तुर्की की सीरिया में 2 बड़ी प्राथमिकताएं हैं। पहला, सभी विपक्षी समूहों के बीच सुलह कराना, और दूसरा, एक ऐसी सरकार बनाना जो सभी राजनीतिक पार्टियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके। जान अकुन ने कहा कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में एक अच्छा प्रशासनिक मॉडल बनाया है। इसमें शामिल है सीरियाई अंतरिम सरकार, सीरियाई राष्ट्रीय सेना, स्थानीय प्रशासन जो जनसभाओं के जरिए काम करता है, और एक स्थिर अर्थव्यवस्था। जान अकुन का मानना है कि तुर्की इस अनुभव का इस्तेमाल असद के बाद सीरिया में एक नई अंतरिम सरकार बनाने में कर सकता है। जान अकुन ने कहा, सीरिया के मौजूदा सरकारी ढांचे को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
तुर्की को तकनीकी मदद और जरूरी संसाधन देना होगा ताकि ये प्रक्रिया सफल हो सके। जान अकुन ने कहा कि दमिश्क में बनने वाली नई सरकार को कई बड़े मुद्दों पर ध्यान देना होगा, जैसे बिजली, पानी और खेती से जुड़ी जरूरतें। उनके मुताबिक ये सभी चीजें अमेरिका के समर्थन वाली एसडीएफ के कब्जे में है। एसडीएफ पूर्वी सीरिया में बहुत प्रभावी है और ये असद सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। खालिद खोजा ने कहा कि एचटीएस एसडीएफ के साथ बातचीत कर सकता है, खासकर डेर एज़ोर में तेल की जगहों से ईंधन लाने के लिए। जान अकुन ने कहा कि तुर्की एसडीएफ को शहरों से हटाना चाहेगा। तुर्की एसडीएफ को पीकेके से जुड़ा आतंकवादी समूह मानता है। अगर हालात ठीक नहीं होंगे तो तुर्की सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। तुर्की के लिए एक और बड़ी समस्या है कि उनके देश में लगभग 3 मिलियन से ज्यादा सीरियाई शरणार्थी है। जान अकुन के हिसाब से इनमें से 55% लोग अलेप्पो से आए हैं, जो एक बड़ा औद्योगिक शहर है। हाल ही में सीरियाई अधिकारियों ने बताया कि अलेप्पो में फैक्ट्रियां फिर से काम करने लगी है। इसका मतलब है कि अगर हालात सुधरते हैं तो कई शरणार्थी अपने घर लौट सकते हैं। इस बीच दोस्तों ये भी खबर है कि जॉर्डन और लेबनान से सीरियाई शरणार्थी अपना घर लौटना शुरू कर दिया है। अकुन ने बताया कि ताल रिफात तुर्की का गाजियानटेप और अलेप्पो जैसे शहरों को जोड़ने वाली सड़कें बन चुकी है, जिससे आर्थिक एकता बढ़ रही है। इन रास्तों के बनने से सीरियन शरणार्थियों के लौटने के लिए निवेश आएगा, लेकिन ये उम्मीद करना सही नहीं है कि सभी लोग वापस लौटेंगे। कई लोग तुर्की में ही रहना पसंद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ अपनी जिंदगी में अच्छे से बदलाव किया है और तुर्की भाषा भी सीखी है। शरणार्थियों की वापसी धीरे धीरे होगी। सबसे पहले सुरक्षा बहाल करनी होगी, फिर उसके बाद मरम्मत और राहत का काम शुरू होगा। इसमें तुर्की का अहम रोल होगा। तुर्की में रहने वाले शरणार्थियों में सबसे ज्यादा लोग हामा, होम्स और मैंजिब से आए हैं। ये शहर हाल ही में विद्रोहियों के कब्जे में आ गए हैं। सभी को लगता है कि सीरिया को दोबारा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम की जरूरत होगी। 2017 के हिसाब से सीरिया में 2 मिलियन घर और बुनियादी सुविधाओं को बनाने में करीब $360 बिलियन का खर्च आएगा। अकुन का मानना है कि इस काम में OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन और खाड़ी देशों से पैसा आएगा और तुर्की इस पूरे काम को संभालेगा। अकुन ने कहा कि तुर्की के NGO पहले से ही स्थानीय लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही सीरियन अंतरिम सरकार जो पहले इदलिब में थी, अब अलेप्पो में काम कर रही है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहंदीज मोहम्मद बशीर को सीरिया की नई संक्रमणकालीन सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वो पहले इदलिब में प्रशासनिक कामकाज संभाल रहे थे और अब उन्हें देश के आगामी संक्रमणकालीन दौर के लिए नई सरकार का गठन करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये फैसला एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया, जिसमें अहमद अल शर्रा, मेहंदीज मोहम्मद बशीर और पूर्व सीरियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली शामिल थे। इस बैठक में सीरिया में सत्ता ट्रांसफर की प्रक्रिया, सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता को रोकने पर विस्तार से चर्चा की गई। दरअसल 1983 में इदलिब में जन्मे मेहंदीज मोहम्मद बशीर इंजीनियरिंग और कानून के जानकार है। उन्होंने हलप यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसके अलावा उन्होंने शरिया और कानून में भी पढ़ाई की। 2022 में वो इदलिब में ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब क्या होगा? पहला, सुरक्षा और शांतिपूर्ण बदलाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, सरकारी कामकाज को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। तीसरा, देश में लौटे लोगों के लिए सुरक्षित जगहों की व्यवस्था की जाएगी। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सहयोग भी शुरू होगा ताकि शांति और विकास हो सके। वैसे अब सब लोगों की यही ख्वाहिश है, अगला नंबर फिलिस्तीन की आज़ादी का होना चाहिए और अत्याचारी शासन समाप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।